जो मुसलमानों के रहनुमा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहकर उनकी गिरफ़्तारी कर लेती है कि मौलाना साहब जो है वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से ये हमारा अपना मुल्क है और 70 सालों के अंदर कोई सरकार ये बता दे कोई एक एग्ज़ाम्पल कि जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन मुसलमानों की तरफ से किया गया है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। वो लाशें जो गंगा के किनारे के ऊपर तैर रही थी, जिन हमारे हिंदू भाई बहनों की माताओं की लाशें उस गंगा के किनारे तैर रही थी और जिसे कुत्ते नोचकर खा रहे थे, ये तस्वीरें कोई दुनिया से छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाई गई थी। अब किस मुंह से जाएंगे अपने वोट बटोरने के लिए? तो सबसे आसान हथियार उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से ये रहा है कि किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करो, वोट का पोलराइजेशन करो और अपनी दुकान चलाओ। यही काम पिछले ना जाने कितने सालों से ये चलता हुआ आ रहा है और उसी की एक कड़ी के तहत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 130 करोड़ की आबादी के अंदर महज 550 के करीब MPs होते हैं जो उस ऐवान के अंदर जाकर बैठने का शर्फ हासिल करते हैं। उनका घर 34 अशोका रोड, बिल्कुल घर के सामने पुलिस स्टेशन है, घर के सीधे तरफ हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। पूरे मुल्क का सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया पूरे मुल्क का तो पार्लियामेंट के अतराफ जहां MPs को रहने के लिए दिया जाता है, वहां पर दिन दहाड़े 15 लड़के आते हैं जो अपने आप को हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताते हैं, हाथों में हथियार लेकर, और उनकी हिम्मत और जुर्रत देखिएगा कि पूरी चीज़ों को वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। असद साहब के घर के ऊपर हमला किया जाता है। वहाँ पर असद साहब का जो कामकाज देखता है, राजू नाम का एक गैर मुस्लिम भाई जो 40 साल से असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके वालिद साहब की खिदमत करता हुआ आ रहा है, वो और उसके परिवार, उसको मारा जाता है, घर में पथराव किया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोग करने वाले हैं, अगर वो इतनी हिम्मत के साथ पूरा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सरकार जो चाहती है हम वो कर रहे हैं, पुलिस जो चाहती है हम वो कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, इस मुल्क के कानून के ऊपर हमको बहुत भरोसा, बहुत यकीन है, लेकिन अगर यही पुलिस अदालत के अंदर इन लड़कों को गिरफ्तार करके 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार करती है और कहती है कि सिर्फ हमको एक लड़के का PCR चाहिए और वो भी एक दिन के लिए PCR चाहिए और बाकी तमाम को MCR दे दिया जाए, तो ये कैसा कानून है? अगर एक MP दिल्ली के अंदर, इस मुल्क की राजधानी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की क्या हालत होगी? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको खामोश बिठाओ, इनके अंदर एक डर का माहौल तैयार कर डालो, एक खौफ का माहौल तैयार कर डालो कि तुम अपनी ज़बान बंद रखो। और सिर्फ वहीं पर नहीं, मैं औरंगाबाद की पुलिस के ऊपर भी वही इल्ज़ाम लगाता हूँ। जब गरीब व्यापारियों की मदद करने के लिए हम जाते हैं तो 9 सेक्शंस मुझ पर लगाए गए, और किसके बोलने के ऊपर, किस मंत्री का फ़ोन किस पुलिस ऑफिसर के पास आया, ये अदालत के अंदर इनको साबित करना पड़ेगा। रात में 12 बजे 9 सेक्शंस मेरे ऊपर लगाए गए और ये कहा गया कि मैंने हथियार का इस्तेमाल किया, जबकि जो लोग हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं सही मानों में, उनके ऊपर कुछ नहीं, उनको सीधा MCR दे दिया जाता है। तो ये सिर्फ कोशिशें हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम खामोश बैठने वाली जमात नहीं है, हम बोलते हैं और इंशाअल्लाह इसके बाद और ताकत के साथ बोलेंगे हम। बस हमको खामोश करने के लिए ये सब षड्यंत्र चल रहा है। आरक्षण का मामला था और यही जगह थी, तमाम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस सब एक साथ आए थे और आप किसको तायद हासिल थे, आप खुद उसमें शरीक थे। आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा मुद्दा आता है और तमाम पार्टी आपके साथ नहीं आती, इसमें क्या मामला है, कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये राजनीति पार्टी का मुद्दा नहीं है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो नेता जो शहर की गलियों के अंदर घूम रहे थे,
जिलेबी खाते हुए और उनके तलवे चाटने वाले वो नेता जो अपने आप को मुसलमान बनाने का दावा करते हैं, बनने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं तो सही मुसलमान हूँ, तो मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर नहीं, मुसलमान का मुद्दा आया तो अवैसी लड़ेगा, हमारी ताई नहीं लड़ेगी, हमारा बाप नहीं लड़ेगा। कांग्रेस वाले कहेंगे कि नहीं, हमारा बाप खामोश रहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, अवैसी बोलेगा, अवैसी लड़ेगा करके। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने ये आंदोलन किया है, कल तुम आओ आंदोलन के अंदर और हमको बुलाओ, हम आएंगे तुम्हारे आंदोलन के अंदर शरीक होने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। राजनीति तुम करते हैं और तुम्हारी घटिया राजनीति तुमको मुबारक, लेकिन हम जहां पर भी जुल्म होगा, ज्यादती होंगी, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। चाहे पुलिस का दबाव डालो हमारे ऊपर, हमको अरेस्ट करने की धमकी दो, कुछ भी करो उसके अंदर, लेकिन मजलिस हमेशा से खड़ी रही है और आगे भी इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। खास हर पार्टी में मुसलमान जुड़ा हुआ है। कलीमुद्दीन सिद्दीकी पे जो आरोप लगे हैं वो आरोप झूठे हैं, तो जल्दी से जल्द सरकार इस पर निर्णय लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, मैं उलमाए कराम को ये कहा हूँ कि आप हुक्म करिए हमें, क्योंकि हमारे जो सबसे मोअज़्ज़ज़ जिनको हम सभी लोग मानते हैं, अगर उनको जेलों के अंदर ठूस दिया जाएगा, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और अगर हम खामोश रहेंगे, अगर उलमाए कराम ने अगर हमको हुक्म दिया कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर हमको निकलना पड़ेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर ऐसा जुलूस निकाला जाएगा कि हर घर का शख्स जो है वो सड़क के ऊपर नजर आएगा। उसके अंदर सर, हर पार्टी में एक होने का मुसलमान नेता जुड़ा हुआ है, आप उनको जोड़ने के वास्ते, एक कौम के वास्ते, कि आज मिल्लत का मसला है, उनको जोड़ने के लिए एमआईएम की तरफ से, बतौर एमपी की तरफ से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुसलमान नाम के है, दलाली करने वाले हैं, ये सब दलाल है जो मुसलमानों की क़यादत ख़त्म करने के लिए ठेका लेते हैं अपने आकाओं से। लेकिन सरकार को मालूम है ये कौम बटी हुई है, हम बटे हुए हैं, ये हकीकत है। कई मसलकों में हम बटे हुए हैं, कई सियासी पार्टियों की वजह से हम बटे हुए हैं। कहीं ना कहीं मेरे भाइयों, ये आज सोचने की ज़रूरत है कि अगर मौलाना कलीम साहब जैसे एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत को पुलिस उठाकर लेकर जाती है और इस मुल्क का मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म से मोहब्बत करने वाला हर वो शहरी, चाहे वो किसी भी जात, धर्म और मजहब का क्यों ना हो, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वजह है कि आप खामोश रहते हैं? क्या वजह है कि आप इंतजार करते रहेंगे कि मौलाना कलीम साहब मेरे कौन है, मेरे रिश्तेदार है, नहीं है, मेरे जान पहचान के है, मेरे दोस्त है, कौन है? हम ये सोचेंगे मुझे क्या लेना देना। ठीक है, मौलाना कलीम साहब को लेकर गए, कब तक हम ये सोच लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? हम खामोश है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम सब भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? बहुत अफसोस होता है मेरे भाई। मैं आज यकीनन ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मैं तमाम उन सियासी जमातों को कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों के नाम के ऊपर सत्ता के अंदर आते हैं, ये जिस तरह का धरना आज इस शहर के मुसलमानों ने यहाँ पर किया है, उन तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को मैं कहना चाहता हूँ, कल तुम बैठोगे यहाँ पर और हम आएंगे तुम्हारे बुलाने के ऊपर। बैठो तुम आवाज तो हम आएंगे, क्योंकि ये किसी सियासी जमात का मुद्दा नहीं है, ये हमारे उलमाए किराम का मुद्दा है, जिन्हें इस तरह से आज किसी डर खौफ के सरकारें कुछ भी कर रही, कुछ भी बोल रही, कुछ भी इल्जाम लगा रही है और हम खामोश बैठे हैं। सरकार जो कर रही है वो सिर्फ तुम्हारे और हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, देखना चाहती है कि यह कौम जिंदा है या मर चुकी है, देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ जान बाकी है या तुम मर चुके हो। अगर जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत देना होगा। बारिश आ रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है, मैं घर से कैसे निकलूंगा? कपड़े भीग जाएंगे, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। ये इतने
ये किसी रोशन गेट, चेलीपुरे, बुड्डी लाइन के अंदर इतने तो चाय पीने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। ये शर्म आनी चाहिए इस शहर के मुसलमानों को। ये होटलों के अंदर बैठकर तुम वक्त जाया कर रहे हैं, लेकिन याद रखो कि जब तुम पर बारी आएगी कोई नहीं आगे आने वाला है, कोई नहीं आगे आने वाला है। बिल्कुल सही कहा है कि उस वक्त जब उन पर बारी आई थी तो हम सब खामोश थे। आज हम पर बारी आई है। कहीं ना कहीं हम सबको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोग सियासी रैलियों के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर मौजूद रहते हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर, लेकिन जो मुद्दे हमारी और आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये बहुत ही अफसोसनाक शर्म की बात है। मैं इस मौके के ऊपर तमाम उलमाए किराम की इजाज़त से ये बात कहना चाहता हूँ कि अब इस मामले के अंदर किसी सियासी जमात नहीं बल्कि हमारे उलमाए किराम हमको हुक्म करे और ये बताए कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो क्या हम इस तरह की छोटी छोटी महफिलें सजाए या पूरे हिंदुस्तान को दिखाए एक मर्तबा कि हमारे उलमाए किराम के ऊपर अगर हमारे उलमाए किराम के ऊपर दोबारा कोई हाथ डाले तो औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर सरों का समंदर नजर आए। और हम चाहेंगे कि ये ऐलान हमारे उलमाए किराम की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि जहाँ पर हम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर या टेलीविज़न के ऊपर अपनी नाराज़गी नहीं जता सकते हैं। हमको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हमको सड़कों पर ऊपर उतर आने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ औरंगाबाद ने इससे पहले भी ये साबित करके दिखाया है, जब हमारे कौम के ऊपर, जब हमारे उलमाए किराम के ऊपर, जब हमारी कौम के ऊपर कोई आफत आती है तो हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारे उलमाए किराम जो भी हमें हुक्म देंगे इंशाअल्लाह हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे और ये बता देंगे कि औरंगाबाद शहर में ही, औरंगाबाद ज़िले का एक एक लड़का औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर उतरेगा और सरकार को ये पैगाम देगा कि दोबारा कोई कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना साहब के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है। बस यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।